आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम नॉर्मल आई की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। पिक्चर हम अपने हाथ से बनाएंगे ताकि हमारे तमाम कंसेप्ट को क्लियर हो सकें। नॉर्मल आई एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे आज हम। ये सबसे पहले हम क्या, इसको आई को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम आई की आउटर लेयर को ड्रॉ करते हैं। आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है आई की वो क्या होती है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और ये आउटर लेयर जो स्क्लेरा होती है फाइब्रस लेयर होती है। तमाम आई के जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं स्क्लेरा से। इसको बोलते हैं आउटर लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होती है, फाइब्रस लेयर होती है। जब कोई स्क्लेरा तो बैक साइड ही होती है। जब स्क्लेरा को फ्रंट पे क्या बोलेंगे, स्क्लेरा को जो फ्रंट पे बोलेंगे हम कॉर्निया बोलेंगे। कॉर्निया, इसकी कॉर्निया की कोई भी सप्लाई नहीं होती, ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, फ्रंट पे जो आउटर लेयर है वो कॉर्निया, जो बैक साइड पे क्या है, स्क्लेरा है। यानी इसकी जो डिफ्यूजन सप्लाई के थ्रू ये सप्लाई हो, इसकी सप्लाई पहुंच रही होती है डिफ्यूजन के थ्रू, कोई भी इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। स्क्लेरा के इनसाइड पे कौन सी लेयर होती है, यानी मिडल वाली लेयर। जो मिडल वाली लेयर होती है कि उसको बोलते हैं कोराइड। मिडल वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, कोराइड। और कोराइड क्या होती है, बेसिकली वेस्कुलर लेयर होती है। और कोराइड के इनसाइड सबसे जो इनर साइड पे लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना इसे बोलते हैं, इनर साइड पे क्या होती है, रेटिना होती है। ये थी अब नॉर्मल आईज की एनाटॉमी की लेयर्स। अब इसे आई को फ्रंट पे देखते हैं हम क्या है। देखिए कॉर्निया के बाद क्या होता है, ये आपका होता है आइरस। कॉर्निया आउटर होता है, जबकि इनर इसके क्या पड़ा होता है, आइरस पड़ा होता है। इसके क्या बोलते हैं हम, आइरस। और आइरस के मिडल में क्या होता है, आपके आइरस के मिडल में होता है प्यूपल। प्यूपल, ठीक है। और ये जो ब्लैक ड्रॉ किया है, यानी तो इसको बोलते हैं आइरिस और प्यूपल के फ्रंट वाले को एंटीरियर चैम्बर। आई का एंटीरियर चैम्बर पड़ा होता है। ठीक है, आइरिस और प्यूपल के फ्रंट पे जितना भी पड़ा होता है चैम्बर उसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। अब देखें, ये बेसिकली आपको रेड ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली आपकी क्या है, सिलरी बॉडीज। सिलरी बॉडीज ये वाली बॉडीज होती हैं जो क्या एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा आई एनाटॉमी है। जो आपका सिलरी बॉडी के इनसाइड भी क्या होता है, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं जोनुलर फाइबर्स। और इसी जोनुलर फाइबर की मदद से क्या होता है, आपका जो लेंस होता है वो अटैच होता है। और ये आपका क्या है, लेंस। अब बेसिकली क्या है, आपका जो आइरस है उसकी बैक साइड पे, यानी आपके लेंस है और प्यूपल के दरमियान जो चैम्बर होता है, लेंस और प्यूपल के दरमियान चैम्बर, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर। अब अंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर मिलकर क्या बनाते हैं, आपका आई का अंटीरियर सेगमेंट बनाते हैं। अब लेंस की बैक साइड पे जितना भी पड़ा होता है आई का, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। और यहां पे आई की क्या होती है, आपकी बैक साइड पे ऑप्टिक नर्व होती है। और ऑप्टिक नर्व के इन साइड पे क्या पड़ा होता है, आपकी रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन पड़ी होती है। और यहां पे एक चीज है, यहां पे बेसिकली आपका क्या होता है, मकूला। मकूला पे बेसिकली क्या होता है, आपकी जितनी भी लाइट होती है फोकस यहाँ पे मकूला पे होती है आके। और मकूला के इनसाइड पे क्या पड़ा होता है, फोविया, जिसमें आपकी डिफरेंट तरह की ज्यादातर वो फोविया के अंदर क्या पड़ती है, कोन्स पड़ी होती हैं। ठीक है, अब आई की एनाटॉमी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये मैंने बोला है, ये आपकी जो क्या है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा। ये आपकी आउटर लेयर है और आउटर लेयर स्क्लेरा के अंदर ये आउटर लेयर आपकी आ रही है। जैसे ही फ्रंट पे आती है और ये आपकी क्या बनती है, स्क्लेरा। इसको फिर हम बोलते हैं कॉर्निया। ये वाला ब्लू कॉर्निया, ये कॉर्निया। और बैक पे क्या आपकी स्क्लेरा, ये आपकी सारी स्क्लेरा है। और स्क्लेरा के इनसाइड पे क्या पड़ा हुआ था, कोराइड वाली लेयर होती है। ये आपकी कोराइड लेयर होती है इनसाइड पे, कोराइड लेयर है। और कोराइड के इनसाइड पे क्या पड़ा होता है, आपका रेटिना। जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना है ये आपकी। और यहाँ पे पड़ा होता है फोविया। बेसिकली फोविया का मकूला के अंदर फोविया पड़ा होता है। मकूला के अंदर जितनी भी लाइट होती है फोकस आपकी मकूला में होती है। और फोविया में क्या होते हैं, कोन्स पड़े होते हैं। और ये आपकी आउटसाइड पे ऑप्टिक नर्व होती है। और ऑप्टिक नर्व के इनसाइड पे क्या आपकी रेटिनल, जो रेड है वो रेटिनल आर्टरी है। और जो वेन है वो ब्लू, आपको पता ना, उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है रेटिना वेन में, इसी वजह से इसको ब्लू किया हुआ है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहां पर इस चीज को समझते हैं। अब कॉर्निया, ये देखें, इस चीज को क्लियर कर लें पहले, क्योंकि यहां पर आपको चैम्बर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये तो मगर आपका होगा कॉर्निया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये होता है आइरस, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आइरस बोलते हैं, ये वाला आइरस, ये आइरस है आपका। अब आइरस के मिडल में क्या होता है, प्यूपल पड़ा होता है। और ये वाला जितना भी आपको ये रेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये बेसिकली आपका क्या पड़ा होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अब यहां भी इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के साथ क्या होती है, ये आपकी सिलियरी बॉडी जोनुलर फाइबर्स होते हैं, ये जोनुलर फाइबर्स है, और इनके साथ लेंस अटैच होता है। अब यहां पे देखें, आपका जो ये वाला चैम्बर, ये येलो ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर मिलके क्या बनाते हैं, एंटीरियर सेगमेंट बनाते हैं, ये देखें। और इसके जो बैक साइड भी पड़ा होता है, वो सारा पड़ा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहले आपको कंजक्टिवाया का पता होना चाहिए। जो कंजक्टिवाया क्या होता है, बेसिकली ये आपका आईलिड, एक आपका आई का स्ट्रक्चर है। आई के स्ट्रक्चर में आपको एक चीज ब्लैक नजर आ रही होती है, एक वाइट आइट का हिस्सा। अगर आप किसी इंसान की आई देखें, जो व्हाइट पार्ट वाला हिस्सा होता है उसको एक थिन लेयर कवर कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा बेसिकली क्या होती है, ये एक बेसिकली आपकी थिन और क्लियर लेयर होती है जो आपके व्हाइट पार्ट, जो आई का व्हाइट पार्ट वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है, उसको कवर कर रही होती है यहाँ पे। और ये दूसरी चीज क्या होती है, जो अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए इस लेयर की, तो उसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये आपके बेसिकली व्हाइट पार्ट और आपके जो आईलिड्स हैं उसकी इनसाइड पे भी ये लेयर होती है कंजक्टिवा, आपकी आईलिड के इनसाइड पे भी होती है, ठीक है। अगर आपकी कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हो जाए उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा है, जिसमें हमें बिल्कुल जो आई है वो रेड नजर आएगी। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, और इसको बोलते हैं रेड आई। अब इसकी कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, एक इसकी एलर्जिक टाइप होती है, दूसरी बैक्टीरियल और तीसरी वायरल। 3 टाइप्स का इसकी कंजक्टिवाइटिस की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्यों होता है, जो एलर्जेंस होते हैं वो बेसिकली जो कंजक्टिवा होता है उसकी इन्फ्लामेशन करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और कौन कौन से एलर्जन कॉज कर सकते हैं, ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उसको एलर्जन कॉजेज होती है, जिसमें आपके पास डस्ट आ जाते हैं, पोलन्स आ जाते हैं, पोलन्स और डस्ट। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आई है वो इची आई हो जाती है। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, और ये यूजुअली आपके दोनों आईज में होता है, ये बाइलेटरल होता है। ये आपके ज़हन में रखना है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, बाइलेटरल होता है। अब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या हम करते हैं, इसमें एंटीहिस्टामिन देते हैं। एंटीहिस्टामिन क्यों देते हैं, क्योंकि ये एलर्जी की वजह से इसकी कॉजेज होता है, तो एलर्जी को रोकने के लिए हम एंटीहिस्टामिन देते हैं, जिसमें आपका सिट्रीजिन वगैरह टैबलेट्स आ जाती हैं। और दूसरा, इसमें कौन सी हम कोल्ड कंप्रेस करते हैं, कूल कंप्रेस करते हैं, ताकि जो आपकी रेडनेस आएगी वो थोड़ी सी कम हो जाए। थर्ड, जो सेकंड हमारी टाइप है कंजक्टिवाइटिस की, वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। देखिए नाम में लिखा हुआ बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाया की इन्फ्लामेशन करवा दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। और यूजुअली कौन कौन से बैक्टीरियल हो सकते हैं, इसमें आपके पास बैक्टीरियल हो सकते हैं, निमोकोकस हो सकता है, स्टेफ ऑरियस हो सकता है, एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ये आपका क्या करवा सकता है, ये आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस करवा देता है, जिसकी वजह से आईज में क्या होगा, पस डिस्चार्ज होगा, यानी म्यूकॉइड डिस्चार्ज इसे बोलते हैं। पस डिस्चार्ज, आई से पस लाइक यानी म्यूकॉइड लाइक डिस्चार्ज निकल रहा होगा। और उसके साथ आपकी आई क्या होगी, स्टिकी। आपकी जो आई होगी, आप मॉर्निंग में जो आपकी आई कौन सी होगी, स्टिकी लाइक होगी। आई क्या होगी आपकी, स्टक होगी इन द मॉर्निंग। वो उसकी कॉजेज क्या है, उसकी वजह क्या है आपको, वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। तो इसमें हम आपकी क्या, क्योंकि इसकी बैक्टीरिया कॉज है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज वहां पे ग्रो हो चुकी हैं उसको डिक्रीज कर दिया जा सके, जैसे एरिथ्रोमाइसिन वगैरह बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में देते हैं। थर्ड हमारी जो टाइप है वो क्या है, वायरल कंजक्टिवाइटिस। ऐसा कौन सा वायरस होता है, मोस्ट कॉमनली जो वायरल कंजक्टिवाइटिस करवाता है वो कौन सा होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कंजक्टिवाइटिस की, और दूसरा अडीनो वायरस करवा रहा होता है। और इसमें जो आपका जो अडीनो वायरस, ये एमसीक्यू ज्यादा, ये तमाम किस्म के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली
यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं ये किस में यूएसएमएल में आता है, ये किसी भी टाइप के आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आ सकता है। जो अडीनो वायरस है वो क्या करवाता है, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस करवा देता है, और इसमें जो स्प्रेस म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज, और इसमें जो आपकी जो प्री ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स है वो इंक्रीज स्वेलन हो, जो प्री ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपकी स्वेलन हो जाएंगी, और इसमें क्या होगा, इंक्रीज लैक्रीमेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो टेयर्स हैं, आपके आंसू होते हैं, आंसू क्या होती है, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इंक्रीज टेयर प्रोडक्शन। क्योंकि इसकी कॉज क्या है, अडीनो वायरस है, तो इसका क्या है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। अब मोस्टली एमसीक्यू आते हैं कंजक्टिवाइटिस में, इसमें क्या कौन सी चीज कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, इसमें हम स्टीरॉयड नहीं दे सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी किस्म का एग्जाम है, इसमें क्या है, स्टीरॉयड किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, कंजक्टिवाइटिस में। और दूसरा इसमें जो एमसीक्यूज का सिनेरियो आ रहा होता है किसी भी एग्जाम में, वो आपको कह देते हैं हिस्ट्री ऑफ स्कूल गोइंग, कह देते हैं कि पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ स्कूल गोइंग चाइल्ड है, कोई टीचर है जहां पे क्राउड ज्यादा है, या कोई स्टूडेंट्स है, वो वापस आए घर में, उसके दोनों आईज हैं वो क्या होंगी, उसकी जो आपकी जो वाइट कलर है आईज का, कंजक्टिव आई उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो आपको दे रहे होते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ स्कूल गोइंग टीचर स्टूडेंट्स की दे देते हैं। यह एक पेशेंट है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, जैसे उसमें रिनोरिया फिर हुआ है, और रिनोरिया होने के बाद उसकी आई स्वेल हो गई है, उसकी आई में रेडनेस आ गई है, तो रेड आई उसकी हो गई है। तो उसके बाद जैसे एक आप इस सिनेरियो को इस तरह लिखें, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो वापस आया है, तो उसकी जो आई थी वो रेड थी, उसको क्या है, उसकी डायग्नोस क्या, तो आप उसकी डायग्नोस होती है कंजक्टिवाइटिस होती है। इसमें इंक्रीज टेयर की जो आंसू की प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो पता होना चाहिए, आपका जो एलर्जिक और वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये इसमें तो दोनों आईज आपकी रेड होंगी, लेकिन जो बैक्टीरियल होता है ये यूनिलेटरल आई इसमें इन्फ्लेम्ड होती है, यानी एक आई पेशेंट की रेड होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या पता होना चाहिए आपको क्या होता है। रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है एबिलिटी टू बेंड लाइट एज पास थ्रू द आई। तो ये मतलब ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या करती है, जो आपकी लाइट आ रही होती है आपकी आंख के अंदर, उसको बेंड करती है, और बेंड करके कहाँ भेजती है आपको, आपके नेक्स्ट रेटिना पे, जहां से वो ब्रेन स्टेम में सिग्नल भेजती है। तो जस्ट रिफ्रैक्टिव का मतलब पता होना चाहिए आपको क्या है, एबिलिटी टू बेंड लाइट एज पास थ्रू द आई। एरर का मतलब होता है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की जो आपकी जो लाइट है उसकी बेंडिंग में प्रॉब्लम है जब वो आंख के अंदर जा रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका परफेक्ट इमेज नहीं बन पाएगा, इनपरफेक्शन इन फोकस ऑफ लाइट। और यहाँ पे लिखा हुआ ये आपको रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब पता चल चुका है। अब इसकी वजह, ये मोस्ट कॉमन कॉज है आपकी इंपेयर्ड विजन की। इंपेयर्ड विजन क्या होता है, मतलब ऐसा विजन जो क्लियर नहीं होता, ब्लरी होता है, ब्लरी। अब रिफ्रैक्टिव एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इसको ग्लासेस के साथ ठीक कर सकते हैं। ग्लासेस का मतलब क्या है, इसमें हम लेंस यूज करते हैं। लेंस क्या करता है, आपके विजन को इंप्रूव करता है और लाइट के फोकस को करेक्ट करता है। सबसे पहले हमें आई का जो नॉर्मल लाइट का जो फोकस है उसके चीज का पता होना चाहिए। ये आपकी कॉर्निया से लाइट आपकी निकली है और ये यहाँ पे जाके आपके रेटिना पे जाके फोकस होती है यूं, ठीक है। ये आई का नॉर्मल आई का मैकेनिज्म है। इस तरह ये लाइट का नॉर्मल आपका विजन का फोकस है, यानी लाइट यहां से गई है और जाके कहां पे गई है, आपके कॉर्निया पे जाके फोकस हुई है। कॉर्निया ने क्या किया, ये आपके जो सिग्नल है, इमेज के सिग्नल है, सेंड इमेज सिग्नल ब्रेन में भेजती है ताकि वो आपको देखने में हेल्प करता है। अब हमारे पास टर्म है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया को क्या हम बोलते हैं, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, आपको ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट दो है। एक ऑब्जेक्ट आपका फॉर पड़ा हुआ है, एक पड़ा होता है नियर। इसमें क्या होता है, आपका जो फॉर दूर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर नजर आएगा, लेकिन जो नजदीक पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ब्लर नजर आएगा। तो इसको हम दूसरी टर्म में ये कहते हैं कि पेशेंट की जो दूर की नजर तो ठीक है लेकिन करीब की नजर खराब है, उसको बोलते हैं हाइपरोपिया। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें आई टू शॉर्ट होती है। आई टू शॉर्ट फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। इस चीज का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझे। उसने बोला है आई फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू बेंड लाइट, एबिलिटी टू बेंड लाइट। अब किस चीज की एबिलिटी, कॉर्निया की। कॉर्निया और लेंस की एबिलिटी जो बेंडिंग, जो लाइट को बेंड करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पावर। तो इसमें बोला कि आई टू शॉर्ट होती है फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस।
जिसकी वजह से आई जो फोकस होती है वो रेटिना के बिहाइंड होती है। इस चीज को समझे। यहां पे देखें, ये आपका कॉर्निया है, ये कॉर्निया आपका डूम शेप्ड, और ये आपका लेंस पड़ा हुआ है। हाइपरोपिया में क्या होता है, लाइट यहां से गई है, ये आपका रेटिना है, रेटिना के ये बेंड है, ये आपके बिहाइंड जाके फोकस हो गई है। ये नॉर्मली इसको फोकस कहां पे होना चाहिए, यहां पे रेटिना पड़ा, यहां पे होना चाहिए, लेकिन ये कहां पे फोकस हो रही है, ये आपके बिहाइंड फोकस हो रही है, जिसकी वजह रेटिना ये वाला सिग्नल क्या भेजता है, आपके ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन को भेजने की वजह से क्या होगा, आपके जो नजदीक पड़े ऑब्जेक्ट है, नियर पड़े होते हैं ऑब्जेक्ट, वो आपको पेशेंट को ब्लर नजर आते हैं। इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं यहां पे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो मिड में होता है वो क्या होता है, ये मिड में थिक होता है, थिकर होता है। थिक होने की ये वजह होती है ताकि जो लाइट होती है वो एक जगह पे जाके आपके फोकस करे, ठीक है, लाइट इनवर्ड जाके फोकस करे, इस वजह से कन्वेक्स। तो फिर इसकी वजह से कन्वेक्स लेंस यूज करने की वजह ये पाथवे यूं हो जाएगा, ये वाला आपका रेड हो जाएगा, यूं आपके रेटिना पे बेंड होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, उसकी जो नजदीक की नजर है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी हमारे पास मेडिकल टर्म है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, पहले ये बात ज़हन में रखनी है, मायोपिया में जो पेशेंट है उसको दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो तो उसको ब्लर नजर आते हैं, लेकिन जो नजदीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं वो सही नजर आते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट की मायोपिया में दूर की नजर खराब होती है। अब देखें, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये फॉर पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है, ये इस पेशेंट को ब्लर नजर आएगा, ब्लर। जो नजदीक पड़ा हुआ है ये आपको क्लियर नजर आएगा। क्लियर क्यों नजर आएगा, क्योंकि आई टू लॉन्ग होती है, आई टू लॉन्ग। अब हाइपरोपिया को शायद हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किया, इसमें जब देख लेते हैं। हाइपरोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, फार तो बिल्कुल दूर तो बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन जो नजदीक की नजर होती है पेशेंट की खराब होती है। तो इसमें बोला था आई टू शॉर्ट फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्नियल लेंस। तो आई स्मॉल होती है फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब ये था कि कॉर्निया और लेंस की बेंड करने की एबिलिटी, लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को रिफ्रैक्टिव पावर कहते हैं। तो जिसकी वजह से लाइट होती है फोकस आपके रेटिना के बिहाइंड होती है, और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए। कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है, ये एक लेंस होता है जो मिड में क्या होता है, थिक होता है। मिड में थिक होने की वजह से क्या होता है, ये लाइट को एक जगह पे फोकस कर पाता है। अब मायोपिया को हम बोल रहे थे, मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी फॉर की नजर, जो दूर की नजर होती है वो उसमें पेशेंट को ब्लर नजर आता है, लेकिन नजदीक की नजर उसकी ठीक होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पेशेंट की दूर की नजर खराब होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें आई टू लॉन्ग होती है। फादर रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब आपको मैंने बता दिया था क्या होता है, इसकी का उसको बोलते हैं आई टू लॉन्ग फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर। ये बेसिकली कॉर्निया और लेंस की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को रिफ्रैक्टिव पावर कहते हैं। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को, जो बेंड करती है। तो इसमें क्या होता है, जो लाइट फोकस होती है वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे होती है, और इसको हम कैसे ठीक करते हैं, कनकेव लेंस से, जिसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इस चीज को यहां पे समझें। ये देखें, ये आपकी लाइट है, ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मायोपिया। इसमें ये जो आपकी, ये आपका कॉर्निया, ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, इसमें आपकी लाइट इस तरह एंटर हुई है, और ये आपकी लाइट के एंटर होके ये आपके क्या होगा, ये आपका नॉर्मली सिर्फ रेटिना पे होना चाहिए फोकस, लेकिन ये फ्रंट ऑफ रेटिना पे हो जाती है फोकस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इमेज है ब्लर रेटिना सिग्नल भेजेगा ब्रेन की तरफ, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट की नजदीक तो पेशेंट को ठीक नजर आएगा, लेकिन पेशेंट को जो दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही नजर नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम इसके लिए कनकेव लेंस इस तरह होता है। कनकेव लेंस जो आपका मिड में होता है ये थिन होता है, थिन इस वजह से होता है ताकि लाइट को आउटवर्ड फेंका जा सके। जब ये कनकेव लेंस यूज होता है तो ये आपका नॉर्मल आई का जो होता है फोकस वो इस तरह चला जाता है, ये नॉर्मल यहां पे जाके, ये जो रेड वाला, ये आपका ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आपका ये वाला कॉर्निया पड़ा होता है, ये आपका कॉर्निया जो फ्रंट पे आके पड़ा हुआ है, इसका ये नॉर्मल ये डूम शेप्ड होता है यूं, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है अब नॉर्मल हो जाता है, यूं डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल जी क्या करता है, कॉर्नर जो लाइट आ रही होती है कॉर्निया से क्या होती है, आपकी बेंड करके आपकी आई के अंदर जा रही होती है, लेकिन इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कर्वेचर डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट जो फोकस होगी वो डिफरेंट एक्सिस भी हो जाएगी। कुछ लाइट है ये फोकस आपकी एस्टिग्मेटिज्म में क्या हुआ, ये यहां पे फोकस हो गई है, कुछ लाइट आई है वो आपकी इस जगह पे फोकस हो गई है, यानी इसका कोई
जैसे मायोपिया में फ्रंट पे हो रही थी, हाइपरोपिया में रेटिना के बिहाइंड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एक्सिस पे हो रही है लाइट। एक्सिस का मतलब क्या था, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनके थ्रू आपकी लाइट एंटर हो रही है आपकी आई के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पे आई क्या होगी, डिफरेंट एक्सिस पे होगी। अब डिफरेंट एक्सिस पे यूज होने की वजह से हम कौन से लेंस यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस क्या करेंगे फिर आपके, ये आपके डिफरेंट एक्सिस है जो जहां पे अब नॉर्मल कर्वेचर है जो कॉर्निया का हो रहा था और एक्सिस पे जाके डिफरेंट एक्सिस पे लाइट फोकस हो रही थी, इसको फिर आपके जो नॉर्मल है इसको ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सिलेंड्रिकल लेंस यूज होने की वजह से आपकी लाइट फिर यहाँ पे रेटिना पे यूं फोकस होगी एक ही जगह पे, ठीक है, यही वाली। अब उसने बोला है स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें कॉर्निया का नॉर्मल कर्वेचर होता है जिसकी वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर होती है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, आपकी कॉर्निया और लेंस की एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी, टू बेंड लाइट। इसमें क्या होगा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर होंगी और डिफरेंट एक्सिस पे जाके लाइट फोकस हो रही होगी, और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्वस ह्यूमर पाथवे। देखिए सबसे पहले एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, आपके जो होती हैं आई के अंदर सीलरी बॉडीज पड़ी होती हैं। सीलरी बॉडीज के ऊपर क्या पड़ी होती है, आप उसकी नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम पड़ी होती है जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। अब सबसे पहले आपको आई की एनाटॉमी का पता होना चाहिए। आई की एनाटॉमी मैंने डिटेल में पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो का लास्ट में भी अटैच कर दूंगा। देखिए सबसे पहले उसने बोला ये सीलरी बॉडीज है। तो सिली बॉडीज में क्या होता है, उसने बोला है कि इसमें नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। सिली बॉडीज में क्या करती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। अब दूसरी उसने यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल बात की हुई है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दें, जिसमें फॉर एग्जांपल टीमालोल दें, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है जिसके अंदर क्या आता है, ब्रिमोनिडीन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जिसमें असीटोजोलामाइड है। ये क्या करते हैं, आपकी एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें वो सिलरी बॉडीज क्या कर रही हैं, आपके एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कर रही हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर, उसके बाद एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होने के बाद सिलरी बॉडीज के बाद कहाँ पे जाता है आपके, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आई की एनाटॉमी को यहाँ से डिस्कस करें। अब आई की एनाटॉमी मैंने बता दी, सिलरी बॉडीज में एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ, वो लेंस से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, आपके पोस्टीरियर चैम्बर में। और पोस्टीरियर चैम्बर में क्या हो गया, फिर नेक्स्ट कहां पे जाएगा, आपके एंटीरियर चैम्बर में। अब एंटीरियर चैम्बर में देखिए, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर में क्या होता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क पड़ा होता है। देखिए जो आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो 90% कहां पे जाता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क से निकल जाता है, और जो 10% होता है वो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो से निकलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए एंटीरियर चैम्बर में ट्रेबिकुलर मैशवर्क से कहां पे गया, फिर आपका कैनाल ऑफ श्लेम में गया, और कैनाल ऑफ श्लेम से होता हुआ आपका कहां पे जाएगा, आपका एपिस्क्लेरल वेसल्स में, और यहां से आपका वो ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। अब उसने यहाँ पे बात की हुई है थोड़ी ट्रेबिकुलर मैशवर्क की, यहाँ से ड्रेनेज है। देखिए उसने बोला कि वो ट्रेबिकुलर मैशवर्क से एक्वस ह्यूमर कहां पे नेक्स्ट जाता है, कैनाल ऑफ श्लेम से। कैनाल ऑफ श्लेम से कहां पे जाता है, आपके एपिस्क्लेरल वेस्कुलेचर में, और यहाँ से ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है। और उसने बोला कि अगर एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को हम ड्रेनेज को इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि एक्वस ह्यूमर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, हम इसकी ड्रेनेज बढ़ा देंगे। ड्रेनेज कैसे बढ़ाएंगे, M3 एगोनिस्ट देंगे जिसमें कार्बाकोल और पिलोकार्पिन है। ये क्या करेंगे, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज बढ़ा देंगे। जो सेकंड उसने बात कर रहा है कि आपका जो नेक्स्ट जो 10% होता है वो क्या होता है, यूवियो स्क्लेरल से आपका ड्रेन होता है। आपको पता है ना, स्क्लेरा आपकी क्या है, आपकी आई की आउटर लेयर है, और यहाँ से उसकी ये ड्रेन कहाँ पे होता है, यूवी और स्क्लेरा में होता है। और हम इसने लिखा हुआ है फार्माकोलॉजिकल की बात की हुई है कि अगर हम ड्रेनेज बढ़ा देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा रहा है जिसकी वजह से क्या है, एक्वस ह्यूमर की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेंटेनोप्रोस्ट या बिमेटोप्रोस्ट। ये क्या करेंगे, इसकी ड्रेनेज बढ़ा देंगे, एक्वस ह्यूमर ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे। अब दूसरा यहाँ पे एंगल की बात कर ले, जो हमने छोड़ दिया यहाँ पे। देखिए एंगल ऑफ आई क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। देखिए जो प्रेस बाय है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ओल्ड एज। ओपिया का मतलब है विजन।
तो ओल्ड एज यानी एज रिलेटेड जो विजन में प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। अब देखें प्रेस बायोपिया को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एजिंग रिलेटेड, यानी पेशेंट कौन सा होता है? ओल्ड एज का होता है। इसमें उसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है? उसमें प्रॉब्लम आती है इम्पेयर्ड अकोमोडेशन की। एज रिलेटेड इम्पेयर्ड अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है। इम्पेयर्ड अकोमोडेशन में क्या देखें, लेंस क्या करता है? अकोमोडेट नहीं कर पाता है। क्यों लेंस अकोमोडेट नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इम्पेयर्ड अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है? आई स्ट्रगल कर रही होती है टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम देख लेते हैं इम्पेयर्ड अकोमोडेशन में आई स्ट्रगल कर रही होती है, जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स उसको पड़े होते हैं उसके फोकस नहीं कर पाती होती, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसे क्या कहते हैं? पेशेंट इसमें पेशेंट की इम्पेयर्ड अकोमोडेशन हो जाती है, यानी जो आपके नियर ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उन पर फोकस में प्रॉब्लम आती है, एज रिलेटेड है। अब इसमें देखें इसकी कॉज क्या है? प्राइमरी इसकी कॉज होती है कि इसमें जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो आपका लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस क्या होता है? हार्ड हो जाता है। हार्डर होने की वजह से क्या होता है? वो अपनी, क्योंकि लेंस हार्ड हो जाता है, जैसे ही लाइट वगैरह आती है तो वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अपनी वो शेप चेंज नहीं कर पाता। हार्डर टू चेंज शेप। और उसके साथ साथ क्या करता है ये, और ये लेंस क्या होता है? क्रूशल बन जाता है फॉर फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, फोकसिंग ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए इसमें पेशेंट को क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? इसको फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है रीडिंग ग्लासेस। कौन सी ग्लासेस? जिसका बायोकन्वेक्स लेंस जिसमें लगा हो, या इसको मैग्नीफायर चाहिए होता है। मैग्नीफायर के जो शीशे होते हैं, ताकि जो आप इसके करीब जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उसको क्लोजली सही से मैग्नीफाई यानी बड़ा करके देख सके। टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स बिग, मैग्नीफायर लेंस के जरिए। एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एज उसकी इंक्रीज होती है, एल्डर होता है, तो क्या होता है? उसका जो लेंस होता है वो सर्कुलर नहीं रहता प्रेस बायोपिया में, जिसकी वजह से उसके जो सिलरी मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है। और इसमें हमें बोला था कौन से इसमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कौन से लेंस? बायोकन्वेक्स लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में बेसिकली क्या होता है? आपका जो आई के अंदर लेंस हो जो पड़ा हुआ है वो क्या होता है? क्लाउडी हो जाता है, यानी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल लेंस क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है? लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है कैटरैक्ट में। आई की एनाटॉमी मैं शुरू वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है जो कैटरैक्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है? इसमें कोई भी पेन नहीं होती, इसी वजह से क्या बोलते हैं? पेन लेस होता है। और ये दोनों आईज में होता है, बाइलेटरल होता है। जब कैटरैक्ट को ऑपरेट करते हैं ना, तो पहले एक आई को ऑपरेट करते हैं, तो उसके कोई 7 या 15 डेज के बाद सेकंड आई का ऑपरेट करते हैं। इसमें इकट्ठी दोनों आईज का ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से आपने याद रखना है कैटरैक्ट का मतलब क्या है? ये एक तो पेनलेस होता है, दूसरा इसमें देखें पेशेंट आएगा कहेगा, वो कहता मुझे धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उसमें कोई भी उसको पेन नहीं होती है, ठीक है। और ये दोनों आईज में होता है, बाइलेटरल। और इसमें लिखा हुआ ओपेसिफिकेशन, जो ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस है वो बेसिकली क्या होता है? ओपेसिफिकेशन का ऑफ लेंस, ओपेसिफिकेशन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है लेंस की वो लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैटरैक्ट का इसमें लेंस क्या होता है? क्लाउडी होता है। इसमें जो ट्रांसपेरेंट है उसकी लेंस की डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से क्या होगा? ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस की होती है। लेंस की मतलब क्लाउडी, लेंस क्या होता है? आपका क्लाउडी हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? आपका जो लेंस होता है वो क्या होता है? क्लाउडी होने की वजह से वो हार्ड हो जाता है, हार्डर टू सी थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। यानी इसमें लेंस आपके आंख में जो आई लाइट आ रही होती है वो लेंस के थ्रू गुजर कर रेटिना पे जाती है, लेकिन आपका जो फ्रंट पे लेंस पड़ा हुआ है वो क्लाउडी होता है। क्लाउडी होने की वजह से जो आई रेटिना पे जानी होती है वो सही से पहुंच नहीं पाती है। इस चीज को यहाँ पे समझिए आई की एनाटॉमी में। ये आपका जो रेड है अभी लेंस है, ये इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये बेसिकली क्या हो रहा है? कैटरैक्ट में क्लाउडी हो गया है, यानी हार्ड हो गया है। इसके अंदर से सही से लाइट गुजर नहीं रही है। नॉर्मल लाइट ने यहां से गुजर के कहां पे? रेटिना पे जाकर फोकस होना होता है, लेकिन यहां से ये हार्ड हो गया, इसमें से लाइट अच्छी से गुजर नहीं पाती, क्योंकि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट क्या होगी? ब्लर होगा, ब्लरी इमेज आएगा।
ब्लरी विजन आएगा। दूसरा इसमें हमें ग्लेयर नजर आएंगे। ग्लेयर बेसिकली क्या होते हैं, ये लाइट के इर्द गिर्द, नॉर्मली लाइट के इर्द गिर्द हमें कोई भी हालोस नजर नहीं आते, कोई भी साया वगैरह नजर नहीं आता। ये बेसिकली फिर हमें क्या नजर आता है, हालो, क्योंकि कैटरैक्ट की वजह से लेंस क्लाउड है, उसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज है, इसी वजह से हमें लाइट के गिर्द हेलोस नजर आएंगे, हेलोस अराउंड द लाइट्स, जिसको हम ग्लेयर भी बोलते हैं। ग्लेयर को हेलोस अराउंड द लाइट भी बोलते हैं। उसके अलावा हमें क्या होगा, इसमें जो विजन हमारा डिक्रीज हो जाएगा और इसी वजह से हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी देखने में। अब कैटरैक्ट में देखें, उसने बोला है कि यहाँ पे ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस होगा, यानी लेंस की ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होगी और हमें क्या होगा, इसकी वजह से हमें ग्लेयर नजर आएंगे। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, आपको हालोस अराउंड द लाइट, हेलोस अराउंड द लाइट नजर आएंगे और इसकी वजह से, क्योंकि ये लेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से हमें क्या होगा, हमारा क्या विजन डिक्रीज हो जाएगा। और ये स्पेशली एट नाइट पे होता है, शाम में ज्यादा ये अपनी सिम्टम्स शो करता है। और इसमें हमें जो रेड रिफ्लेक्स है वो लॉस हो जाएगा। रेड रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, जब भी हम आई की बैक साइड का एग्जामिनेशन करते हैं फंडोस्कोपी से, तो हमें क्या होगा, जब हम आई के बैक साइड का एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो वहां पे हमें जो रेड ग्लो होता है वो विजिबल होता है प्यूपल्स, इन द प्यूपल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी हम आई का बैक साइड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं हमें रेड ग्लो नजर आ रहा होता है प्यूपल का, ड्यूरिंग जब भी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेंस में प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई भी इसमें रेड ग्लो वगैरह प्यूपल में नजर नहीं आएगा। और इसकी कॉजेज की बात करें, इसमें एक्वायर्ड कॉजेज होती हैं। एक्वायर्ड कॉजेज का मतलब ऐसी कॉजेज है जो ओवर द टाइम डेवलप होती हैं। उसमें आपका आहिस्ता सा डेवलपिंग ओवर द टाइम, इसमें आपका एज है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, टबैको है यूज करता है पेशेंट, टबैको, स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज कर रहा है, या एक्सेसिव सनलाइट है। एक्सेसिव सनलाइट भी आपके जो लेंस आई का उसको डैमेज कर देती हैं। इसी वजह से आजकल मॉडर्न जो आपके ऑप्टिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लू कट आ रहा होता है, ताकि आपकी जो आई आपकी जो डैमेज हो रही होंगी सनलाइट वगैरह से वो कम हो जाए। या कोई भी पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज कर रहा है, मेडिकेशन स्टीरॉइड ले रहा है, उसकी वजह से भी इसको कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटस भी कैटरैक्ट करवा सकता है। आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, बेसिकली आपकी न्यू वेस्कुलराइजेशन वगैरह डेवलप होती है, जो मैंने डायबिटीज मेलाइटस का डिटेल में टॉपिक आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बता चुका हूँ। कोई भी ट्रॉमा है या कोई आई का इन्फेक्शन है वो कैटरैक्ट करवा सकता है। जब कंजेनिटल इसकी कॉजेज है जो बेसिकली क्या होती है, इनहेरिटेड भी होती है। उसमें नंबर 1 कौन से, आपका गैलेक्टो इनहेरिटेड कॉजेज है कंजेनिटल में। उसमें आपके पास है गैलेक्टोसीमिया और गैलेक्टोकाइनेस डेफिशिएंसी। ये 2 एंजाइम है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और वो कौन सा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से, जो आपकी लेंस की डेवलपमेंट हो रही होती है उस पर जाके इंपैक्ट होते हैं, इंपैक्टिंग ऑन लेंस डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, लेंस की सही से डेवलपमेंट नहीं होगी और उसकी वजह से कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ट्राइसोमीज, ये भी आपकी कैटरैक्ट करवाती हैं। कौन सी ट्राइसोमीज है यहाँ पे, 13, 18, 21। अब 13 को हम क्या बोलते हैं, पटाओ, डाउन सिंड्रोम को 21 और एडवर्ड को बोलते हैं 18, क्रोमोसोम 18 ट्राइसोमी 13 पटाओ को और डाउन को 18 और 21 किसको बोलते हैं हम, एडवर्ड को। अब टॉर्च इन्फेक्शन भी कैटरैक्ट करवा सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन बेसिकली उसने एग्जांपल दी है रुबेला की। टॉर्च इन्फेक्शन क्या होते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपका जो इन्फेक्शन होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बेबी की आई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कर देता है। तो टॉर्च इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन हार्म द डेवलपमेंट ऑफ बेबी आईज। अब आपको मार्फन सिंड्रोम और एल्पोर्ट सिंड्रोम है, उसमें भी आपकी बेसिकली क्या होती है, लेंस की डिसलोकेशन वगैरह और उसमें कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2, ये बेसिकली क्या करवाते हैं, इसमें कैटरैक्ट करवा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें देखें आपका लेंस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें आपका लेंस क्या क्लाउडी हो गया है। इसी वजह से इसको हम सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे हम क्या नया लेंस, आर्टिफिशियल लेंस प्लेस कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो विजन है वो इंप्रूव हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लेंस डिसलोकेशन। लेंस की अगर डिसलोकेशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आपको लेंस का पता होना चाहिए, लेंस होता क्या है। देखिए आई का स्ट्रक्चर है, ये आपको जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये लेंस है। ये बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या करता है, ये बेसिकली लाइट को, जो आपकी आंख के अंदर लाइट आ रही है उसको फोकस करता है रेटिना पे, ये इसका काम होता है। और ये जो रेड आपको नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, जोनुलर फाइबर्स हैं, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं। ये बेसिकली लेंस को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं लेंस को इन
हेलॉइड फोसा, बेसिकली हेलॉइड फोसा के अंदर सस्पेंड यानी लेंस को पकड़ के रखते हैं, जबकि हेलॉइड फोसा क्या बेसिकली ये कैविटी होती है आपकी किसमें, विट्रस ह्यूमर में। ये आपको नजर आ रहा है विट्रस चैम्बर, ठीक है। अब लेंस को पढ़ लेते हैं हम लाइन बाय लाइन वहां से। अब लेंस डिसलोकेशन को क्या बोलते हैं, इक्टोपिया लेंटस भी बोलते हैं। बेसिकली ये दूसरे नाम है लेंस डिसलोकेशन का, अनदर नेम है। और बेसिकली आपको मैंने बताया ये आपका लेंस है, इसको छोटे छोटे आपके जोनुलर फाइबर दोनों साइड पे क्या होते हैं, जो आपके यहाँ से जोनुलर फाइबर किससे अटैच होते हैं, आपकी सिलरी बॉडी से दोनों साइड पे अटैच होते हैं। वो लेंस को होल्ड करके रखते हैं किसमें, हेलॉइड फोसा में। हेलॉइड फोसा बेसिकली क्या होता है, ये कैविटी होती है आपकी किसमें, विट्रस ह्यूमर में। अब लेंस डिसलोकेशन में क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, दो तरह की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। एक सब लक्सेशन हो सकती है, सब लक्सेशन, दूसरी क्या लक्सेशन। जो सब लक्सेशन होती है इसमें जो लेंस होता है वो पार्शियली डिस्प्लेस्ड होता है, पार्शियली डिस्प्लेस्ड। जबकि लक्सेशन में क्या होता है, जो लेंस होता है आपका कंप्लीटली क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, यानी अपनी जगह से मुकम्मल तौर पे हट जाता है। अब उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ये माल पोजीशन ऑफ लेंस हो सकती है। माल पोजीशन का मतलब क्या है, पार्शियली अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट किसमें आ गई, आपकी लक्सेशन में, जबकि सब लक्सेशन आपकी माल पोजीशन में। और ये यूजुअली कैसे हो सकता है, ये कोई भी आपका ट्रॉमा हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ उस वजह से हो सकता है। और दूसरा इसकी एसोसिएशन किससे हो सकती है, आपकी सिस्टेमिक डिजीजेज हो सकती हैं। कौन कौन सी सिस्टेमिक डिजीजेज हो सकती है, नंबर 1 मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम बेसिकली क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है बेसिकली ये क्या करता है, आपका कहां पे अफेक्ट करता है, ये आपको जो आपकी ये जोनुलर फाइबर्स हैं जो लेंस को पकड़ के रखे हुए इसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से लेंस की इसके साथ पकड़ नहीं होती और लेंस क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। इसी तरह आपकी दूसरी होमोसिस्टिनूरिया, ये बेसिकली क्या है, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये बेसिकली क्या करती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है। जो क्या मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड के डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, आपका जो चीजें लेंस को पकड़ के रखी हुई है जोनुलर फाइबर्स, वो क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनको डिस्टर्ब कर देंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज हम देख लें, अगर सब लक्सेशन हुई है यानी पार्शियली डिस्प्लेस्ड हुआ लेंस, इसका कोई भी इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, नॉट इमीडिएट ट्रीटमेंट, नॉट इमीडिएट ट्रीटमेंट। जबकि अगर लक्सेशन कंप्लीटली लेंस डिस्प्लेस्ड हो चुका हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या हमने आर्टिफिशियल इम्प्लांट करना होता है, लेंस को आर्टिफिशियली लेंस हमने डालना होता है सर्जरी करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, मोस्टली आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। अब इसमें बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है, डैमेज। बेसिकली ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये बेसिकली बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन कहां पे भेज रहे होते हैं, आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज रहे होते हैं। तो हमारे पास आया कि ग्लूकोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो जाती है, जो बेसिकली क्या कर रही थी, विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज रही थी। अब यहाँ पे लिखा ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी कॉजिंग प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके टाइम के साथ क्या होती है, वर्स हो जाती है, उससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है, आपका पेरिफेरल विजन लॉस होता है, उसके बाद सेंट्रल विजन लॉस होता है। पेरिफेरल का मतलब पहले आपका साइड का विजन लॉस होगा, फिर आपके सेंटर में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली जो ग्लूकोमा किस वजह से होता है, जब आपका इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी इंट्रा मतलब इंट्रा इनसाइड पे, ऑकुलर मतलब आई के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो मोस्टली ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्लूकोमा की, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ग्लूकोमा हमेशा बट नॉट ऑलवेज, हर दफा ऐसा नहीं होता कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर ही ग्लूकोमा की वजह बने। जब इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो मोस्टली जो कॉज होती है, मोस्ट ऑफ ऑन प्राइमरी होती है, क्योंकि ग्लूकोमा खुद इसकी कॉज होता है, क्योंकि इसकी जो मोस्टली कॉमन कॉज क्या होती है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना इसकी कॉज होती है, तो उसी वजह से ग्लूकोमा हो रहा है। जबकि थोड़ी सी कॉजेज क्या होती हैं, आप इसकी सेकेंडरी हो सकती हैं, यानी दूसरी किसी वजह से ग्लूकोमा, कोई अंडरलाइन डिजीज की वजह से आपका ग्लूकोमा हो, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। उसमें क्या होता है, उसमें आपके यूवीआइटिस हो सकता है, यानी यूवीएल ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। यूवीएल ट्रैक्ट आपका जो होता है वो मोस्टली आई के अंदर होता है, क्योंकि आई की एनाटॉमी मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूं।
तो जैसे ग्लूकोमा होता है इसके लिए हम क्या करवाते हैं, फंडोस्कोपी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडोस्कोपी होती क्या है। फंडोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, आपके जो आई के बैक साइड का एग्जामिनेशन हो रहा होता है उसको फंडोस्कोपी करते हैं। उसमें बेसिकली क्या देखते हैं फंडोस्कोपी में, उसमें आपकी हम क्या देखते हैं, ये ऑप्टिक डिस्क देखते हैं, ये वाली ऑप्टिक डिस्क। और ऑप्टिक डिस्क में क्या देखते हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व आपके ऑप्टिक डिस्क में एंटर हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम फंडोस्कोपी में क्या देखते हैं, ये बैक ऑफ आई पे एग्जामिनेशन है, एग्जाम द बैक ऑफ आई, जिसमें क्या होता है हम ऑप्टिक डिस्क देखते हैं। ऑप्टिक डिस्क में क्या देखते हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व आपकी कहां पे एंटर हो रही है, आपके आई बॉल में एंटर हो रही है। ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा में जो ऑप्टिक डिस्क आपकी होती है ये थिन हो जाती है। अब फंडोस्कोपी में क्या देखते हैं, उसमें क्या ऑप्टिक डिस्क कपिंग। ऑप्टिक डिस्क कपिंग बेसिकली क्या आपका हॉलमार्क है। जहां पे भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ कि आपका ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो रही है तो आपने ग्लूकोमा की तरफ जाना है। ये बेसिकली हॉलमार्क है ग्लूकोमा का। और उसने बोला है कि नॉर्मल वर्सेस, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोमा में क्या होता है, जो ऑप्टिक डिस्क का आउटर रिम होता है वो थिन हो जाता है। ये देखें, ये आउटर रिम है, ये बेसिकली उसने एरो भी दिया हुआ है, ये थिन हो गया। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट का गोल पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है, हमने जो इंट्राओकुलर प्रेशर जिसकी वजह से ग्लूकोमा मोस्टली होता है उसको रिड्यूस करना होता है, ताकि आपकी जो फर्दर ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज ना हो। ये हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट गोल है। अब कुछ हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स उसमें हो सकता है, उसमें पिल्स हो सकती हैं, जो क्या करती हैं आपका इंट्राओकुलर प्रेशर कम करती हैं ताकि आपकी फर्दर ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। और दूसरी हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी ऐसी करते हैं ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज हो सके। सर्जरी में हम क्या करते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर यानी जो एक्वस ह्यूमर है उसकी ड्रेनेज को हम क्या ड्रेनेज उसकी ज्यादा से ज्यादा हो, जाके उसके रास्ते, जिस रास्ते से आपकी ड्रेनेज हो रही है तो उसका रास्ता बहाल करते हैं, या हम इसमें जो आपका एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो जहां पे एक्वस ह्यूमर है, इसकी बेसिकली सिली बॉडीज की जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है वो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है, हम इसको या तो ये एक्वस ह्यूमर डिक्रीज कम इसकी प्रोडक्शन होगी जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम होगा, तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ये सारी ड्रग्स लिखी हुई है, मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूं। दूसरा, यहां से इसका जो आपका सिली बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर तक आता है, फिर आपका 90% अब ट्रेपिकुलर आउटफ्लो की तरफ एक्वस ह्यूमर आता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो रहा है तो इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अगर इसका रास्ता अब कोई ब्लॉक है तो क्या करेंगे हम, ट्रेपिकुलर मैश वर्क है, इसकी वजह से अगर इसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो हम ट्रेपिकुलो प्लास्टी कर देंगे, तो इसको रिमूव कर देंगे ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा ड्रेन हो। या हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बाकोल, पिलोकार्पिन। अगर हम यूवीएल ट्रैक से ड्रेनेज करवा रहे हैं इंट्राओकुलर प्रेशर यानी आपके एक्वस ह्यूमर की, उसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट जिसमें आपका लेंटेनोप्रॉस या बिमेटोप्रोस्ट यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ये ऐसा ग्लाइकोमा होता है जिसमें एंगल ओपन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल। जब हम एक्वस ह्यूमर के पाथवे की बात करें, आपको पता है जो एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपकी बॉडी में आंख में क्या होती है, सिलरी बॉडी होती है। सिलरी बॉडी के अंदर क्या होती है, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, और नॉन जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। और एक्वस ह्यूमर जो यहाँ से बन के नेक्स्ट कहाँ पे जाता है, आपका इस पाथवे से होता हुआ आपके पोस्टीरियर चैम्बर में जाएगा, और पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ अंटीरियर चैम्बर में जाएगा, और अंटीरियर चैम्बर में जाने के बाद आपका क्या करेगा, इसकी ड्रेनेज कहाँ पे होगी, इसकी ड्रेनेज होगी जो ट्रेपिकुलर मैशवर्क है, वहां से जो एक्वस ह्यूमर जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी 90% ड्रेनेज इसके थ्रू होती है, 90%। और जबकि आपकी जो 10% एक्वस ह्यूमर्स की ड्रेनेज होती है यूवियो स्क्लेरल पाथवे के थ्रू होती है, आउटफ्लो के थ्रू होती है। अब देखें ये जो एंगल है, ये आपका जो आयरस है, आयरस और जो कॉर्निया के दरमियान एंगल है, ये आपका जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा है इसमें ओपन होता है। कॉर्निया और आयरस के दरमियान एंगल बनता है, इसमें ये एंगल ओपन होता है, इसको बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब देखें जो ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा में आपको पता है जब एक्वस ह्यूमर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, उसकी ड्रेनेज नहीं हुई है। जब उसकी ड्रेनेज नहीं होगी, एक्वस ह्यूमर ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। और ड्रेनेज प्रॉब्लम होने की वजह से जो आपका कौन सा होगा जिसमें एंगल ओपन होगा उसको बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा।
अब ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या होता है, ड्रेनेज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, जो ट्रेपिकुलर मैशवर्क के थ्रू ड्रेनेज होनी होती है 90%, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें प्रॉब्लम कैसे आती है, वो ब्लॉक कैसे होती है? देखिए, अगर पेशेंट को यूवियाइटिस हुआ है यानी इन्फ्लामेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, उसमें क्या होगा, उसमें WBC बढ़े जाते हैं, और जो WBC यहाँ पे आके आपके स्टक हो सकते हैं ट्रेपिकुलर मैशवर्क में, जिसकी वजह से ट्रेपिकुलर मैशवर्क की ब्लॉकेज हो सकती है। और ये किसमें, यूवियाइटिस में हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट को बोलते हैं यूवियाइटिस। या पेशेंट को क्या हुआ, विट्रस हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से विट्रस हेमरेज की वजह से क्या होगा, RBC यहाँ पे आके स्टक हो सकते हैं ट्रेपिकुलर मैशवर्क में, जो इसकी ब्लॉकेज करवा सकते हैं विट्रस हेमरेज हुआ है। तो अगर रीनल डी अटैचमेंट हो गई है, तो रीनल डी अटैचमेंट होने की वजह से क्या होगा, आपका जो ट्रेपिकुलर मैशवर्क है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो एक्वस ह्यूमर है, उसकी ड्रेनेज नहीं होगी, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, वो आपका ग्लाइकोमा करवा देगा। इसमें क्या होता है, ट्रेपिकुलर मैशवर्क क्या कहती है, वो ब्लॉक हो जाती है इन सारी कंडीशंस में। और अगर ट्रेपिकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो गई है तो इसको हमने क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा में कौन सी सर्जरी करते हैं जिसमें ट्रेपिकुलर मैशवर्क ब्लॉक होती है, ट्रेपिकुलोप्लास्टी करते हैं। आप देखें जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा, इसमें लिखा हुआ है जो अंटीरियर चैम्बर है यानी अंटीरियर चैम्बर एंगल वो ओपन होता है। अंटीरियर चैम्बर में एंगल में कौन सा एंगल बन रहा था, जो आयरस और कॉर्निया के दरमियान में होता है, जहां से आपका एक्वस ह्यूमर गुजरता है, वो एंगल ओपन होता है। जो आपका बेसिकली ये क्या होता है, ये इसमें जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है वो सही से हो रही होती है, ड्रेनेज ओपन होती है। और एक्वस ह्यूमर बेसिकली क्या होता है, दूसरी कंडीशन, अगर एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, ग्लाइकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होगा, वो बढ़ जाता है। या तो उसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है, ड्रेन हो नहीं पा रहा होता, या वो जो आपकी सीलियरी बॉडी के अंदर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम थी जो एक्वस ह्यूमर्स को प्रोड्यूस कर रही थी, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी ऑप्टिक नर्व है उसको दब जाएगी, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोमा। अब देखिए इसमें ये बेसिकली दूसरी आपने बात याद रखनी है, ग्लाइकोमा के मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है वो ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप कहां पे होती है, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। और देखें यहाँ पे जो आपको मैंने पहले ही बात बता चुका हूं, इसकी एसोसिएशन किस वजह से है, इसकी एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज थ्रू द ट्रेपिकुलर मैशवर्क। इस चीज को देखें, वो बोलता है कि जब एक्वस ह्यूमर आपका ट्रेपिकुलर मैशवर्क से गुजर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ रही है। रेजिस्टेंस कहां से बर्दाश्त करनी पड़ रही है, अगर आपका उसके पाथवे के अंदर ट्रेपिकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो जाए। और ये 90% आपको पता है ड्रेनेज कहां से होती है एक्वस ह्यूमर की, ट्रेपिकुलर मैशवर्क। अगर वो ब्लॉक हो गए तो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और पेशेंट को ओपन एंगल ग्लाइकोमा हो जाएगा। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ग्लाइकोमा के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा रेसिस यानी आपका ये ब्लैक जो पीपल्स होते हैं, ब्लैक पॉपुलेशन, उनमें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। या पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, अगर पेशेंट को और क्या डायबिटीज मेलाइटिस हो, ये तमाम रिस्क फैक्टर ओपन एंगल ग्लाइकोमा करवा सकते हैं। टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है और इसको डिस्कवर कैसे करते हैं यानी डायग्नोज कैसे करते हैं, इंसिडेंटली। अगर हम नॉर्मल आई का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल आई का एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होगा, हमें ओपन एंगल ग्लाइकोमा डायग्नोज हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। देखें, एक ऐसा ग्लाइकोमा की टाइप है जिसमें कौन सा एंगल क्लोज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल। ऐसा एंगल क्लोज होता है जो आपके आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो एंगल होता है वो क्लोज होता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा में आपको पता है क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, उससे आप क्या हो जाता है, आपको ग्लाइकोमा हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व आपकी क्या हुई है, कंप्रेस हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से ग्लाइकोमा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटीरियर जो आपका चैम्बर है उसका एंगल इसमें क्या होता है, नैरो हो जाता है या क्लोज हो जाता है। अब अंटीरियर चैम्बर का एंगल कौन सा है, ये वही एंगल है जो आपके आइरिस और कॉर्निया के दरमियान होता है। वो आपका जो एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में क्या होता है, वो या तो नैरो या तो बारीक हो जाता है या क्लोज हो जाता है। अब इसकी जो एसोसिएशन है वो एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटीज होती है आई की। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो एक्वस ह्यूमर है उसका नॉर्मल पाथवे हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका पाथवे, एक्वस ह्यूमर का पाथवे क्या होता है।
ये देखिए आपकी बॉडी में ये जो ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है सिलरी बॉडीज हैं। सिलरी बॉडीज में क्या होती है, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। ये बेसिकली एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है और एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होकर कहां पे जाता है, आपका लेंस के फ्रंट से होता हुआ ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है। आई का पोस्टीरियर चैम्बर जो आपको मैंने आई की एनाटॉमी में बड़ा डिटेल में बता चुका हूं। उसके बाद ये कहां जाता है, ये आपके एंटीरियर चैम्बर में जाता है और एंटीरियर चैम्बर से आपका ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क में 90% ये आपका ड्रेन हो जाता है एक्वस ह्यूमर, 90% यहाँ पे, और जो 10% है वो यूवो स्क्रेल पाथवे को यूज करता होगा। एक्वस ह्यूमर आंख से लीव होकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। 10% आपका यूवो स्क्रेल पाथवे को यूज करता है। अब हमें पता होना चाहिए कि एंगल कोलोइड ग्लाइकोमा में होता क्या है। जो एंगल कोलोइड ग्लाइकोमा है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली उसने पीछे लिखा होता है एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटीज होती है आई की एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटी क्या होती है, इसमें जो आपका लेंस होता है वो क्या एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है एंटीरियरली। और ये क्या बेसिकली क्या करता है, ये आइरिस के साथ जो कि डिस्प्लेस होने के बाद वहां पे जाके उस पे रेस्ट कर लेता है। यानी लेंस आपका आइरिस के दरमियान जो फासला होता है, जो आपका एक्वस ह्यूमर जहां से गुजरना होता है, उसको क्लोज कर देता है, क्योंकि एंगल डिस्प्लेस होके एंटीरियरली आइरिस पे जाके रेस्ट करता है, मिल जाता है उससे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्वस ह्यूमर है पाथवे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब एक्वस ह्यूमर पाथवे डिस्टर्ब होगा, एक्वस ह्यूमर यानी आपका यहाँ पे बिल्डअप, पीछे से बिल्डअप शुरू होना हो जाएगा, यहाँ पे बिल्डअप होना, और जिसकी वजह से आपका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और एक्वस ह्यूमर आपका ये आपको देखें वो यहाँ वापस ही आगे जा ही नहीं पाएगा, उसी जगह जमा होना शुरू हो जाएगा और इसके जमा होने की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये देखें यहाँ बेसिकली क्या होता है, ये जब आपका प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लेंस डिस्प्लेस हो चुका है आइरिस पे, इसका पाथवे डिस्टर्ब हो गया और इसकी वजह से ये जो पीपल के थ्रू इसने जाना था एक्वस ह्यूमर में पोस्टीरियर चैम्बर में, तो वो क्या होगा, वो प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब देखें ये आपको मैंने ब्लू किया हुआ ये आइरिस है। अब ये आइरिस क्या कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, लेंस ने आइरिस को पुश किया है और आइरिस ने क्या किया, आइरिस मजीद पुश होकर जो कॉर्निया है के दरमियान जो एंगल बन रहा था उसको ब्लॉक कर देगा। अब एक्वस ह्यूमर ने पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर के थ्रू होते हुए ट्रेबिकुलर मैशवर्क के थ्रू होते हुए बाहर जाना था, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉर्निया भी ब्लॉकेज हो जाती है। कॉर्निया में भी जो पेरिफेरल आइरिस है वो कॉर्निया पे जाके पेरिफेरल आइरिस अपने आप को पुश करता है अगेंस्ट अ कॉर्निया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो पाथवे है एक्वस ह्यूमर का वो ब्लॉक हो जाता है। आपको पता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क को यूज करते हुए इसने कहां पे जाना था, ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया बेसिकली पुश्ड हो जाएगा, आइरिस पेरिफेरल आइरिस पुश्ड हो रहा है अगेंस्ट द कॉर्निया, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ रही है। जब उसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ रही, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा, आपका एंगल कोलोइड ग्लाइकोमा में बेसिकली क्या हुआ, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है। ये ऐसी कंडीशन या तो क्रोनिक होती है और दूसरी एसिम्प्टोमेटिक होती है। अब ये तमाम चीजें मैंने बताई हुई हैं, इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा उसने लिखा, ये सिंपल वही मैकेनिज्म आपको बताने लगा हूं। ये उसने बोला एसोसिएशन कैसे हो रही है कि एनाटॉमिकल इसकी अबनॉर्मेलिटीज होती है आईज में। क्या अबनॉर्मेलिटी होती है, जो आपका एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड जो आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, ये नॉर्मल, ये बेसिकली आपका लेंस है। उसने बताया लेंस एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या यहाँ पे डिस्प्लेस करके कॉर्निया को, ये जो लेंस डिस्प्लेस हो गई, ये आपका आइरिस IRIS, इसका ये यहां से इसकी जो ड्रेनेज होनी थी एक्वस ह्यूमर्स की वो नहीं हो पाती और इसकी वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है। अब इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि जो लेंस डिस्प्लेस हो गए कहां पे, रेस्टिंग अगेंस्ट था सेंट्रल आइरिस पे चला जाता है, यानी कनेक्ट हो जाता है। ये लेंस था, लेंस ये आपका आइरिस है, जिसकी वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने बोला एक्वस जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका पाथवे को ब्लॉक कर रहा है थ्रू प्यूपल के थ्रू जाना था, क्योंकि प्यूपिलरी ब्लॉक हो रहा है, ये प्यूपिलरी ब्लॉक है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा एक्वस ह्यूमर में। ये देखिए, ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर है, ये प्यूपिलरी ब्लॉक है, ये थर्ड आपका पोस्टीरियर चैम्बर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, आइरिस अपने आप को अगेंस्ट द कॉर्निया पुश कर लेगा, ये आपका कॉर्निया है। अब उसने बोला हुआ है कि आपका जो
पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जो पेरिफेरल आइरिस है वो अगेंस्ट द कॉर्निया जाके पुश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका ड्रेनेज का पाथवे है एक्वस ह्यूमर का थ्रू आइरिस वो डिक्रीज हो जाएगा। आइरिस के आगे इसने ट्रैबिकुलर मैशवर्क में जाना होता है। यूजुअली कंडीशन क्या होती है, ये क्रोनिक और सिम्टोमेटिक होती है, और ये डेवलप कैसे होती है, ये डेवलप एक्यूटली होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा। ये ग्लाइकोमा की ऐसी टाइप है एंगल कोलियर एक्यूट जो सडनली होता है। सबसे पहले हम पाथवे देख लेते हैं, एक्वस ह्यूमर का पाथवे क्या है, ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। जो एक्वस ह्यूमर का पाथवे प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, आपकी यहाँ पे होती है सिलरी बॉडीज आई में, और उसमें होती है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है एपिथेलियम। और ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, और लेंस के एंटीरियरली पड़ा होता है आपका आइरिस, और ये आपका है कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस होते हुए लेंस के फ्रंट से होते हुए आपके कहाँ पे जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, और पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ आपके एंटीरियर चैम्बर में जाएगा, और एंटीरियर चैम्बर से फिर आपका आइरिस को यूज करता हुआ आपका ट्रैबिकुलर मैशवर्क से आपका कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। अब जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल, इसके दरमियान इसको क्या बोलते हैं, एंगल। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा है, ये टाइप है, इसमें ये वाला एंगल जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो एंगल होता है वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब लिखा हुआ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज पाथवे बाय द आइरिस, क्योंकि आइरिस और कॉर्निया के दरमियान ये एंगल क्लोज हो गया है। और ये एंगल क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा है, इसमें जो आपका ये वाला प्यूपली ब्लॉक है, ये कंप्लीटली प्यूपल का ब्लॉकेज हो जाती है, प्यूपली ब्लॉक, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर क्या होना शुरू होता है, आपका आई के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही है। जब उसकी ड्रेनेज नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जमा होगा, उसका जो आई का अंदर वाला इंट्रा ऑकुलर, इंट्रा का मतलब इनसाइड ऑकुलर, मतलब आई के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो उसको कंप्रेस कर देगा। जब वो कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से ग्लाइकोमा हो जाएगा। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा, ये बेसिकली ग्लाइकोमा की टाइप है। इसमें कंप्लीट प्यूपली ब्लॉक हो रहा है। जब कंप्लीट प्यूपली ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, आपका जो आइरिस है और कॉर्निया के दरमियान जो एंगल है उसको क्लोज कर देगा। तो कंप्लीट प्यूपली ब्लॉक क्या कर रहा है, अब्रप्ट सडनली आपके एंगल क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ड्रेनेज नहीं होती। एक्वस ह्यूमर की अगर ड्रेनेज नहीं होगी, एक्वस ह्यूमर वो आई के अंदर बिल्डअप शुरू होना हो जाएगा, बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, रैपिड इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। अब इसकी वजह से क्योंकि रैपिडली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्वेयर आई पेन होगी, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और आपकी कंजक्टिवल अरिथमा होगी। कंजक्टिवा क्या होता है बेसिकली, ये आपकी जो आई के दरमियान जो आपकी व्हाइट आई होती है ना, उसको कंजक्टिवा कहते हैं, आपकी व्हाइट पार्ट ऑफ आई को। इसकी रेडनेस हो जाती है, जब इसकी रेडनेस होगी इसको बोलते हैं कंजक्टिवल अरिथमा। अरिथमा का मतलब होता है रेडनेस। उसकी वजह से सडनली विजन लॉस होगा। क्यों, जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ये सडनली इंक्रीज हो, जिसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व को कंप्लीटली कंप्रेस कर देगा। जब ऑप्टिक नर्व कंप्लीटली कंप्लेक्स होगी तो क्या होगी, वो ब्रेन को नॉर्मली इसने क्या भेजना होता है, आपके विजुअल इंफॉर्मेशन वो नहीं भेज पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका विजन लॉस हो जाएगा। और दूसरा आपको हेलोज और अराउंड द लाइट्स नजर आएंगे। ये बेसिकली ग्लाइकोमा का कैची पॉइंट है। इसके अलावा आपको हेडिक फील होगी, हेडिक की फील होगी क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरा इसका जो कैची पॉइंट है आपका एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा का, ये आपका फिक्स्ड और मिड डायलेटेड पीपल नजर आएंगे। ये जो फिक्स्ड और मिड डायलेटेड पीपल किस चीज को शो कर रहे हैं, इस चीज को शो कर रहे हैं कि आइरिस की ब्लॉकेज है, आइरिस ब्लॉक्ड है आपका। नोजिया वॉमिटिंग भी बेसिकली ग्लाइकोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। अब यहाँ पर उसने निमोनिक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसको अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्ट्स इन हैरी विद हेलोज, हर्ट्स का मतलब होता है क्योंकि इसमें जो हेडिक होती है, स्वेयर आई के अंदर पेन होती है। हेलोज मतलब आपको अराउंड द लाइट हेलोज नजर आती है, हेडिक होती है। और हाफ डायलेटेड, ये कैची पॉइंट है। फिक्स्ड और मिड डायलेटेड पीपल आपको नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि इस चीज को शो करते हैं कि आइरिस आपका ब्लॉक है। ये बेसिकली आई की इमरजेंसी है, ट्रू ऑप्थल्मिक इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, हमें इमीडिएटली हमें मैनेजमेंट करनी होती है ताकि ब्लाइंडनेस इंसान आप मजीद उसकी क्या होगी, आपकी विजन है वो लॉस ना हो सके। इस वजह ट्रू ये आपकी इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें आंख में सीवियर इमरजेंसी होती है। अब बेसिकली जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें मिड्रियाटिक एजेंट्स वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होते हैं। बेसिकली जो मिड्रियाटिक एजेंट्स है ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये आपके डायलेट करते हैं। किस चीज को डायलेट करते हैं, आपके पीपल को डायलेट करते हैं। लेकिन जो एक्यूट
आपका एंगल कोलियोग्लाइकोमा है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि आपका जो प्यूपल है प्यूपली ब्लॉक्ड है। अगर हम इसको मजीद डायलेट प्यूपल्स करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी जो कंडीशन है उसको मजीद वर्स कर देंगे, मजीद क्या कर देंगे, आपको वर्स कर देंगे। इसी वजह से मिड्रियाटिक एजेंट्स यानी जो प्यूपल को डायलेट कर रहे होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ये कंडीशन को मजीद वर्स कर देते हैं।